नमस्कार, सभी का स्वागत है एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आज आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी और उस मीटिंग में आरबीआई ने एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू की है। ये एमपीसी की मीटिंग साल में 4 बार होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एमपीसी कार्य कैसे करती है, क्या होती है एमपीसी, प्लस में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आज क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। आज आरबीआई ने ऑफिशियली माना है कि भारत की महंगाई दर बढ़ चुकी है, तो उसमें क्या उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम मित्रा ऐप को अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम मित्रा ऐप आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, बहुत नॉमिनल रेट पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो एग्जाम मित्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वर्तमान आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में एमपीसी की कमेटी की मीटिंग हुई है। एमपीसी 2016 के बाद में भारत में जितने भी डिसीजन होते हैं इंटरेस्ट रेट को लेके या मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, उसको निर्णय डिसीजन कौन लेता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर। 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं और ये मेजोरिटी पे अपना डिसीजन लेते हैं। साल में 4 बार इनको मिलना होता है। ठीक है, अब जैसे अप्रैल में मीटिंग हुई है, उसके बाद में जून में, फिर सितंबर में, तो 4 बार एमपीसी की मीटिंग होती है। ठीक है, वर्तमान में 6 मेंबर कौन है? जो चेयरमैन है बाय डिफॉल्ट शशिकांत दास रहेंगे। उसके अलावा आरबीआई की तरफ से माइकल दिवार पात्रा और एम के सागर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आसिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। ये 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंटेड हैं। इस प्रकार से 6 मेंबर्स के अंदर कार्य करते हैं। अब आरबीआई ने डिसीजन क्या लिए हैं दोस्तों? आरबीआई ने डिसीजन लिया है पहला कि पॉलिसी रेट किसको बोलते हैं? रेपो को। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है, 4% रखा है। उसके अलावा एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये भी 4.25% है। फिर चेंजेस क्या किया गया है? चेंजेस किया गया है दोस्तों रिवर्स रेपो। रेपो का जो अपोजिट होता है रिवर्स रेपो, इसको 0.4% बढ़ा दिया गया है। अब 0.4% बढ़ा के कितना कर दिया गया? 3.75%। जब बैंकों को पैसा लेना होता है आरबीआई से तो वो रेपो की दर पे लेते हैं, और जब आरबीआई को पैसा लेना होता है तो वो किसकी दर पे लेता है? रिवर्स रेपो पे। तो 0.4% अगर रिवर्स रेपो बढ़ा है तो बैंकों को एक विंडो मिल जाएगी, उनके पास अगर एक्सेस पैसा बढ़ा है वो आरबीआई के पास उसको पार कर दे। क्योंकि जब अच्छे ऑप्शन नहीं होते या मार्केट में इंडियन इकोनॉमी की जो बाजार की जो दशा दिशा है वो अच्छी नहीं होती है, तो बैंक लैंडिंग नहीं करते बल्कि उस पैसे को आरबीआई के पास पार करते हैं। आरबीआई भी चाहता है कि महंगाई को देखते हुए मार्केट में लिक्विडिटी कम रहे, कम से कम पैसा मार्केट में रहे, इसलिए उन्होंने इसके स्टैंड को चेंज किया है, रिवर्स रेपो की रेट को बढ़ा दिया है। दूसरा, आरबीआई ने अपना स्टैंड है उस बार अकोमोडेटिव रखा है। अभी तक अकोमोडेटिव मतलब थोड़ा पॉजिटिव बायस होता है। स्टैंड का मतलब क्या हो गया? स्टैंड का मतलब आरबीआई एक अपनी सोच प्रेजेंट करता है कि हमारी सोच आने वाले समय पे कैसी रहेगी। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने स्पेशल कहा है कि अकोमोडेटिव अभी तो है, लेकिन महंगाई को देखते हुए हम हमारा जो स्टैंड है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंड कैसे लेते हैं आरबीआई? ये देखो, एमपीसी हमेशा न्यूट्रल स्टैंड, कैलिब्रेटेड, अकोमोडेटिव जो अभी ले रखा है इन्होंने, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी और हॉकिश, ये 5 स्टैंड आरबीआई की जो एमपीसी कमेटी है वो अपना डिसीजन लेती है। इस स्टैंड के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आने वाले समय पे आरबीआई क्या सोच रखता है, किस तरह की उसकी पॉलिसी होगी। ठीक है, तो मैंने 2 चीजें आपको बता दी, 3 चीज बता दी। चौथा, सीपीआई इन्फ्लेशन की रेट उन्होंने वापस वही रखी है कि 4% प्लस और माइनस 2%, यानी नीचे की तरफ 2% और ऊपर की 6% उन्होंने एक सीपीआई की इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने 2 बड़ी मतलब बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो उन्होंने रियल जीडीपी की जो फोरकास्ट है उसको कट करके 7.2 पे लेके आ गए हैं, यानी पिछली बार जब उन्होंने जो फोरकास्ट किया था उसको कट कर दिया है और उसको और कम कर दिया है। Q1 में इन्होंने 16.2, Q2 के लिए 6.2, Q4 के लिए 4.1, Q3 के लिए 4.1 और Q4 के लिए 4%। तो ये एवरेज करेंगे तो 7.2% की फोरकास्ट इन्होंने रियल जीडीपी फोरकास्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। उसके अलावा आरबीआई ने माना है कि जब ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़े हुए हैं, रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने माना कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो अब नियर बाय समय के अंदर 100 रुपीज के आसपास रहने वाली है। ठीक है, उसमें कम नहीं होने वाली है। यहाँ खास बात ध्यान देने की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है वो 75 के क्रूड ऑयल को एजम्पशन करके बनाया गया है।
यानी इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है वो भी इस बार बिगड़ने वाला है। दूसरा, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्टेड टारगेट है वो 5.7 कर दिया है 22-23 के लिए, आने वाले साल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले उन्होंने क्या रखा 4.5% रखा था, इसको उन्होंने रिवाइज करके 5.7 किया है। यानी आने वाला जो साल है इसमें महंगाई की जो दर है वो लगातार बनी रहेगी। महंगाई और हो सकता है महंगाई हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें की कमोडिटी के प्राइसेस ऑलरेडी चेंज हो गए हैं, जो कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के अंदर शो कर दिया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो कमोडिटी स्टैंड है उसमें चेंज किया जाए, उसको हॉकिश किया जाए और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई जाए। जब कभी इन्फ्लेशन मार्केट में तेज होती है तो आरबीआई का काम क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है उनको वापस कम किया जाए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी कम करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स रेपो हो गया, दूसरा मार्केट में आरबीआई बॉन्ड्स को खरीदे या बॉन्ड्स को बेचे, ठीक है, और तीसरा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को कम करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में सर्कुलेशन में जो पैसा है उसको कम करने का एक तरीका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का करता है, ताकि हमारी जो महंगाई है वो 6% के आसपास, जो उनकी लिमिट है 4% प्लस और -2%, उसको मेंटेन रखा जाए। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलप कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महंगाई होना जरूरी है, लेकिन कितनी महंगाई, एक अफोर्डेबल महंगाई 4-5% की महंगाई रह सकती है, लेकिन बहुत हाइपर महंगाई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, जैसे श्रीलंका का आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड क्या है, कंक्लूजन ये है कि रिवर्स पॉलिसी रेट जो है 4%, रिवर्स रेपो 3.75%, एमएसएफ 4.25 और बैंक रेट 4.25। ये बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, जब आप किसी मतलब कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, एनबीएफसी हो, बैंक हो, इनको जो पैसा चाहिए होता है तो ये भाग के जाते हैं आरबीआई के पास में। ठीक है, अब आरबीआई के पास में 2 तरीके होते हैं, एक तो विदाउट गारंटी इनको पैसा देते हैं और गारंटी के साथ पैसे देते हैं। विदाउट गारंटी के साथ पैसा देती है तो वो पैसा दिया जाता है बैंक रेट पे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। और गारंटी के साथ दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक हमेशा अपनी जो लेंडिंग लेते हैं वो इस पे से लेते हैं, रेपो के बेसिस पे। ठीक है, गारंटी के साथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं रेपो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, सपोज करो कि ये बोरोवर आरबीआई है, तो आरबीआई ने पैसा दिया है बैंक को, ये बैंक ए है जिसने पैसा लिया है 100 रुपए की सिक्योरिटी इन्होंने जमा, बोरोवर ने जमा कराई है आरबीआई के पास में, और आरबीआई ने उसको पैसा दे दिया 80 रुपए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे बोरोवर जो है वो पैसा दे रहा है आरबीआई को, सिक्योरिटी दे रहा है, और उसके बेसिस पे, उस सिक्योरिटी के बेसिस पे आरबीआई अपना कट मार्जिन रखता है और कुछ पैसा बैंक को वापस दे देता है। ठीक है, जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो आरबीआई सिक्योरिटी को वापस बैंक को दे देगा, उसी 100 रुपए की सिक्योरिटी को, और बैंक यहाँ पे 80 रुपए जो उसने उधार लिए वो प्लस में 8 रुपए ब्याज, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, वो वापस लौटा देगा आरबीआई को। और इस तरीके से ये प्रोसेस सेटल हो जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलते भी रहते हैं। ठीक है, ये रेपो होता है, तो इसी का जो उल्टा होता है वो रिवर्स रेपो है। रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट का मतलब समझो कि भाई मैंने 100 रुपए की सिक्योरिटी आरबीआई को दी और उनको बोल दिया कि मैं इतने दिन बाद या इतने महीने बाद इतनी इंटरेस्ट रेट के साथ में मैं मेरी सिक्योरिटी वापस ले लूंगा और आपको उस अपना पैसा प्लस उसका ब्याज में लौटा दूंगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट, कि जब पैसा लिया जाता है उसी दिन ये डिसाइड किया जाता है कि मैंने इस पैसे को किस रेट पे किस टाइम पे वापस लौटा देना है। ठीक है भाई, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव एग्रीमेंट है और उसका उल्टा होता है परचेजिंग एग्रीमेंट। आगे आने वाले टाइम पे हम लोग जब राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि रेपो, रिवर्स रेपो क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से काम करती है, एमएसएफ क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। तो कंटिन्यूली आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी 2-3 दिन बाद ही हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लासों को। तो कुछ 10-12 क्लासें होंगी जिसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ में ये इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम मित्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मित्रों। एग्जाम मित्रा ऐप के माध्यम से आप अपने
जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप 3 कदम आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम मित्र ऐप एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, और वो भी बहुत नॉमिनल रेट के ऊपर। 10 रुपए पर टेस्ट, 15-12 रुपए पर टेस्ट, इस टाइप की इसके रेटें हैं। तो बहुत नॉमिनल रेट पे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलरली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एग्जाम मित्र ऐप के लिए। और अगर आपको किसी प्रकार की जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी जॉब आ रही है, कौन सी देखनी है, तो आप हमारी वेबसाइट jobmitra.com पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।